इसकी शुरुआत तो दर्शन की शुरुआत से ही कहीं ना कहीं, चूंकि इन्होंने पदार्थ के बारे में कहा है, इन्होंने प्रकृति के बारे में, प्रकृति को कैसे माना है, पदार्थ से यानी विभिन्न भौतिक चीज़ों से माना है। भौतिक जो कहा है ना, सबने विचारधारा दिया है। यंत्रवादी जो हैं वो कहते हैं, परमाणुवादी जो हैं, जो भौतिकवादी विचारधारा है कि विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति हुई, प्रकृति ने पदार्थों को उत्पत्ति किया, पदार्थों से विभिन्न पदार्थ से जो प्रकृति का निर्माण हुआ है। या तो कहीं ना कहीं ना सृष्टि और सृष्टा का नहीं हुआ, ईश्वर और आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और किसी को नहीं मानते हैं, यानी प्रकृति का निर्माण प्रकृति ने खुद किया है। ठीक है, तो वो विचारधारा, लेकिन दर्शन की उत्पत्ति के साथ ही कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद का यानी नेचुरलिज्म जो है कि विचार आ गए थे। सबसे पहले हमने बताया डेमोक्रिटस जो था, उन्होंने विचार दिया था कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है जल से हुई है, किसी ने अपने जो है थल से हुई है, किसी ने, मतलब सबने अपने अपने विचार दिए। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था, तो कहीं ना कहीं प्रकृति की ही बात कहते हैं। जल की बात करें तो क्या है, पंच तत्व जो है हमारे, प्रकृति है, नेचुरलिज्म है, नेचर है, तो उसको इन्होंने माना है। लेकिन इसको अगर एक विचारधारा के रूप में देखा जाए, अगर दर्शन के रूप में देखा जाए, एक अलग कोई स्वतंत्र विचारधारा के रूप में आया, तो कब आया, 15वीं शताब्दी में। ठीक है, जब हॉब्स ने, डार्विन ने और कौन कौन था, काम्टे ने, 15वीं शताब्दी। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं, जब हॉब्स, काम्टे, डार्विन, बेकन, ठीक है ना, अनेक विचारकों ने अब दर्शन को एक स्वतंत्र जो है विषय, एक विचारधारा के रूप में, एक स्वतंत्र जो है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के रूप में एक अलग वाद प्रस्तुत किया। ठीक है, तब से स्वतंत्र एक विचारधारा आया। लेकिन किसी ने विकसित करने का कार्य किया, इस विचारधारा को, इस दर्शन को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो कौन था, रूसो थे। हमने बताया था 18वीं शताब्दी में रूसो ने इस दर्शन को पूरे स्वतंत्र रूप से विकसित किया। कल का एक बार हम जल्दी थोड़ा सा सरसरी निगाह डाल लेते हैं उस पर। और रूसो की एक पुस्तक थी एमिल, हमने बताया था, एमिल में रूसो ने प्रकृतिवाद की जो है उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया है। जो प्रकृतिवाद के चर्चा करते हैं रूसो ने, चूंकि रूसो जो है तत्कालीन अपने देश व समाज से दुखी होकर उन्होंने एक अलग, इस परिवेश से अलग एक प्रकृति के संरक्षण में रहकर सीखने की बात की थी। ठीक है, इसीलिए रूसो ने समाज का एक तरह से विरोध किया था कि समाज में रहकर हम, यानी सामाजिक नियमों बंधनों को वह नहीं मानते थे, उसका खंडन करते, उसका विरोध करते हैं, और वह ऐसी आध्यात्मिक सत्ता को भी नहीं मानते। उन्होंने प्रकृति के समीप में जाकर, यानी नेचर से हम सीख सकते हैं, नेचर ही हमें सिखा सकती है, नेचर ही सबसे जो है कहा जा सकता है कि एक शिक्षक के रूप में नेचर ही है जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। और उन्होंने, उन्हीं के विचार थे कि व्यक्ति जो है, बच्चा, एक बालक समाज में जो बच्चा धरती पर आता है तो शुद्ध होता है, उसकी विचारधारा है, सब शुद्ध होता है, लेकिन जैसे वो समाज के संपर्क में आता है शुद्ध हो जाते हैं, है ना, उसके आचरण, उसके व्यवहार। तो उन्होंने प्रकृति के साथ ही सीखना, और प्रकृति के माध्यम से ही व्यक्ति के नैतिकता का भी विकास होगा, व्यक्ति के व्यवहारों का भी विकास होगा, वह तत्कालीन जो है अपने समय को या अपने जीवन को सुखी बना सकता है। और प्रकृति ही उसको विषम, अगर उसके विपरीत व्यवहार करता है तो उसमें अगर दंड देने का कार्य भी कौन करता है, प्रकृति ही करती है। रूसो के विचार थे। तो रूसो एक तरह से देखा जाए तो एक स्वतंत्र प्रकृतिवादी विचारधारा थे। ठीक है, रूसो एक स्वतंत्र प्रकृतिवादी विचारक थे जिन्होंने पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी थे, पूर्ण रूप से यह नेचुरलिज्म को मानने वाले थे, और जिन्होंने इसका विशेष जो है उसको विकसित करने का कार्य किया। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके विकास के काम। उसके बाद से डाल्टन आते हैं, रूसो के बाद से अन्य भी विचारक आते हैं, जिसमें डाल्टन ने यंत्रवादी जो है विचार दिया था कि भौतिक शरीर है, भौतिक यंत्र के रूप में, एक मैं कह सकते हैं मशीन के रूप में। ठीक है, हमारा, और आत्मा क्या है, एक चलित जो है मशीन, वो भी एक तत्व है, उस भौतिक तत्व एक माना है, और शरीर हमारा तो भौतिक तत्व से बना ही है मिलकर। तो इस तरह से इन्होंने कहीं ना कहीं नेचर ही सभी
यानी नेचर ही सारी सृष्टि की सबकी उत्पत्ति का कारण है। कारण और कार्य दोनों कौन है? प्रकृति है, नेचर ही है। ठीक है, कारण और कार्य दोनों, कार्य वही है और कारण भी वही है, प्रकृति को ही स्व मानते हैं। तो ये हो गया इसके विकास के क्रम। अब हम इसके मेन विचार पे आते हैं। हमने कल समझाया भी है कि किसी भी जो भी विचारधारा है, उन विचारधाराओं में इसके जो मूल तत्व हैं उन तत्वों की तरफ चलते हैं। जो दर्शन का अध्ययन करने के लिए हमको उसके मूल तत्वों का अध्ययन करना जरूरी होता है, जिसके हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इन तीनों को के बारे में जानेंगे, तभी इसकी विचारधारा की हम व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके मूल तत्वों की तरफ हम चलते हैं। और सबसे पहली बात, इन्होंने तत्व मीमांसा में, तत्व या प्रकृतिवादी दर्शन ऐसे हैं, नेचुरलिज्म ऐसा है, जिन्होंने किसी तत्व से सृष्टि की या ब्रह्मांड की रचना की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं इस तत्वों के, हम अगर तत्व की विवेचना करते हैं तो उसमें से प्रकृति ही आता है। ठीक है, नेचुरल ही आता है। चलिए अब इनके तत्वों की बात करें। किसके? प्रकृतिवादी। वादी मूल तत्व, तीनों चीजें आ जाती हैं। क्या आता है? पहले तत्व मीमांसा। आपने, अगर हम इन तीनों के बारे में, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, आपने अगर इन तीनों के बारे में जान लिया किसी भी दर्शन में, किसी भी विचारधारा के, चाहे वह आइडियलिज्म हो, चाहे रियलिज्म हो, चाहे वह नेचुरलिज्म हो, चाहे प्रेगमेटिज्म हो। ठीक है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, किसी भी वाद का अगर आपने दर्शन समझना है तो तीनों तत्वों के बारे में जान जाइए। उसी के आधार पर सारे सिद्धांत आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे सिद्धांत आपको क्लियर हो जाएंगे। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये क्या है? हाँ, और तीसरा आ जाता है मूल्य मीमांसा। एक्जियोलॉजी। अच्छा, तीन तत्व। अब इसकी तत्व मीमांसा में, अभी हमने कहा प्रकृतिजन्य सत्ता को ही ये मानते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक मूल्य यानी प्रकृति के नियमों का पालन करना या उसी के अनुसार आचरण करना। क्या है आचरण करना? इनका मेन उद्देश्य क्या है? जीवन को सुखी बनाना, है ना, जीवन को सुखी बनाना। तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही व्यवहार करना। और इनका एक चीज और मानना है, अगर हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, अगर उसके विपरीत जाएंगे, तो प्रकृति हमें स्वयं ही उसका दंड देगी। अगर उसके विपरीत कार्य करेंगे तो प्रकृति खुद ही